लोग हैं ये? कौन इन्हें मशवरे दे रहा है? ये तो बच्चे को भी पता है कि जहाँ टैक्स ज्यादा होगा वहाँ सरमायाकारी नहीं होती। और शहबाज शरीफ साहब के होते हुए किसी खैर की तवक्को वैसे भी रखी नहीं जा सकती। और मिफ्ताह साहब जब भी ज़बान खोलते हैं तो उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज अवाम पर क़यामत बनकर टूटने लगते हैं। हमने वो 43 मिलियन लोग जो कि टैक्स नहीं दे रहे उनके गले में भी हाथ डालना था, और ये नहीं चाहते, ये पुराना पाकिस्तान चाहते हैं, ये मुकाव वाला पाकिस्तान चाहते हैं। अगले 4 महीने और उससे आगे अगर ये लोग रह गए तो और मुश्किलात होंगी। इन्फ्लेशन तो होगी होगी, गरीब आदमी तो मरेगा ही मरेगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी और उसके बाद आपकी इकॉनमी भी टैंक करेगी। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज बात हो कि हुकूमत का काम तकलीफ पर तकलीफ देना बन गया। हुकूमत का सनती शोबे पर बड़ा वार। हुकूमत ने सनतों पर 10% टैक्स लगा दिया। हुकूमत सनतों की तबाही के लिए मुतहरिक हो गई। गुर्बत मिटाने के चक्कर में गरीब ख़त्म करने की एक और साजिश। MKM की कभी हुकूमत को हाँ कभी ना। नज़र हुक्मरान अवाम को सब्ज़ बाग दिखाने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। कर्ज लेकर अवाम पर टैक्स लगाकर इन्हें यकीन दिला रहे हैं कि अच्छे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं, जो सरासर झूठ है। इस गुमराही के अंधेरे में एक सिर्फ इमरान खान है जो अपने सच्चे बयानिए से मुसलसल सच सामने ला रहे हैं। हुक्मरान खुद को अवाम का मसीहा साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन सच ये है कि हुक्मरान अवाम के लिए मसीहा नहीं बल्कि अवाम के लिए दर्द सर बने हुए हैं। और अब इमरान खान की एक एक बात सही साबित हो रही है कि ये लोग हुकूमत में मुल्क को बचाने के लिए नहीं बल्कि इसको डुबोने के लिए आए हैं। जैसे कि शहबाज शरीफ साहब इंडस्ट्रियल सेक्टर को डुबोने का ऐलान कर रहे हैं, वो बड़ी सनतों पर कौन सी बिजली गिरा रहे हैं, ये ज़रा देखिएगा। सुना आपने नाजरीन, हर इंसान ये समझता है कि वो अहम है, लेकिन हकीकत में ये उसका वहम है। ऐसे ही हुकूमत के कुछ लोगों का ये हाल है जो इस कॉम्प्लेक्स में मुब्तला थे कि जी इनके बगैर तो शायद मुल्क चल ही नहीं सकता, क्योंकि इमरान खान ने अपनी कारकर्दगी से, अपनी परफॉर्मेंस से साबित भी कर दिया था कि मौजूदा हुकूमत में शामिल जमातों की रिवायती और खुद गर्जी पर मबनी सियासत से हट कर भी मुल्क को चलाया जा सकता है। और शायद यही वजह थी कि मौजूदा हुकूमत में शामिल जमातें एहसास कमतरी में मुब्तला हो गई और हसद में अंधे होकर इन्होंने PTI हुकूमत के खिलाफ साजिश का चक्कर चला दिया, इक़्तिदार पर कब्जा जमा लिया। लेकिन अब ये वाज़ेह हो गया कि इन लोगों के बगैर मुल्क ज़्यादा बेहतर अंदाज में चल रहा था, और इनके जाने के बाद भी ये मुल्क बेहतर अंदाज में चल सकता है। ये लोग तो मुल्क से हर तरह की दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये लोग अब अच्छी भली इमरान खान के दौर में चलती सनतों को फिर से तबाही के अंधेरे में धकेल रहे हैं। अभी आपने शहबाज शरीफ साहब को सुना, इन्होंने सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगा दिया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तानियों को गुर्बत से निकालने और मईशत को फ़रोग देने के लिए इक़्तिसादी टीम ने बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का फ़ैसला किया है। अब नाज़रीन, सुपर टैक्स एक ऐसा जहर है जो सनतों को दिया गया, तो इससे आप कह लें कि हस्ती बस्ती जो सनतें हैं तबाही के दहाने पर पहुंच जाएंगी। और शहबाज शरीफ साहब के होते हुए किसी खैर की तवक्को वैसे भी रखी नहीं जा सकती। और मिफ्ताह साहब जब भी ज़बान खोलते हैं तो उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज अवाम पर क़यामत बनकर टूटने लगते हैं। अब आप ज़रा शहबाज शरीफ साहब की सुपर टैक्स पर दलील मुलाहिज़ा कीजिए। दलील ये दे रहे हैं कि इनका सनतों पर सुपर टैक्स लगाने का मकसद ये है कि गुर्बत को कम किया जा सके। आप गुर्बत कम करने की बजाय गुर्बत और बेरोज़गारी बढ़ाने के लिए इकदाम कर रहे हैं, और वो ऐसे कि अब सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगने के बाद सनतों पर बोझ बढ़ेगा। सनतकार अपना बोझ कम करने के लिए क्या करेंगे, और इस 10% सुपर टैक्स की अदायगी के लिए अपने आप को खसारा लगाने के बजाय सनतों में काम करने वाले मज़दूरों के लिए मुश्किल पैदा कर देंगे, फैक्ट्रियों को ताले लगा देंगे, जिससे मज़दूरों में बेरोज़गारी फैलेगी। सनतकार अपना पैसा बचाएगा, और अगर इन्होंने उस बचाए हुए पैसे को लेकर मुल्क से जाने का फ़ैसला कर लिया तो ये मुल्क और कौम के लिए सुपर झटका साबित होगा। कौन लोग हैं ये? कौन इन्हें मशवरे दे रहा है? ये तो बच्चे को भी पता है कि जहाँ टैक्स ज़्यादा होगा वहाँ सरमायाकारी नहीं होती, सनतों का पहिया नहीं चलता। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को समझ ही नहीं आ रही। समझ क्यों नहीं आ रही? कैसे गुर्बत मिटाओ पॉलिसी उल्टी पड़ जाएगी और गरीब मिटने लग जाएगा, गुर्बत नहीं गरीब मिटने लग जाएगा। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं इस टैक्स का गरीब पर असर नहीं पड़ेगा। मैं ज़रा ये बताती चलूँ कि अगर सनतों को ताले नहीं लगते तो फिर क्या होगा? फिर सनतकार अपनी तैयार करदा अशिया की कीमतें बढ़ा देंगे, फिर गरीब आदमी के लिए उन्हें ख़रीदना मुश्किल हो जाएगा। ऐन मुमकिन है कि नामुमकिन होता चला जाए, मुश्किल से नामुमकिन, जो ख़रीद ही ना सकें। अब हुकूमत जो है ना सुपरमैन बनकर
ये सुपर टैक्स लगा तो रही है, लेकिन अपने अमल से ये सुपरमैन जैसे हीरो को भी रुस्वा कर रही है। अमीर लोगों पर टैक्स जितना मर्जी लगाया जाए, लेकिन ये अशराफिया हमेशा इसका बोझ गरीबों पर डालकर ख़ुद को टैक्स से बचा ही लेती है किसी तरह। लेकिन हुकूमत को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ टैक्स इकट्ठा करने की पड़ी हुई है, चाहे गरीब की खाल ही क्यों ना उतारना पड़े। मैं शहबाज शरीफ साहब से अर्ज़ करना चाहूँगी कि आप गुर्बत मिटाने की बात करके गरीबों का मजाक बनाना बंद कर दें। आपकी रिलीफ, आप कहीं रिलीफ नहीं देते हैं, गरीब और गुर्बत का बाकायदा मजाक उड़ाते हैं। और ये मिफ्ता इस्माइल साहब ये भी कॉमेडी कर रहे हैं, देखिएगा ज़रा क्या कह रहे हैं। आपने मिफ्ता साहब को ये बाकायदा मजाक कर रहे हैं ना, इसी को मजाक कहेंगे कि जी इन्होंने शहबाज शरीफ साहब के बच्चों की सनतों पर भी टैक्स लगा दी है। हाँ, ये अलग बात है कि मिफ्ता साहब शहबाज शरीफ के बच्चों की सनतों पर टैक्स तो लगाएंगे, लेकिन वो टैक्स वसूल नहीं करेंगे। अच्छा, शहबाज गिल साहब एक बड़ी खबर दे रहे हैं कि मिफ्ता साहब के लिए ख़तरे की घंटी कह लेके बजा रहे हैं। शहबाज गिल साहब ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि जी महंगाई और मुल्की मईशत को डुबोने के जो तमाम बुरे फैसले हैं वो करवाने के बाद अब मिफ्ता इस्माइल को फ़ारिग किया जा रहा है। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं शहबाज गिल की ट्वीट कि जी मिफ्ता इस्माइल साहब को फ़ारिग किया जा रहा है और उनकी जगह मशहूर ज़माना इसहाक डार साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, जिन्होंने पिछली बारी 33 अरब डॉलर ज़ाया किए थे। ये डॉलर रेट को जाली तरीके से कंट्रोल करने के मास्टर रहे हैं। अब शहबाज गिल के बकौल मिफ्ता इस्माइल को बदला जा रहा है और इसीलिए इसहाक डार वापस आ रहे हैं। अब इसहाक डार की लीगी हुकूमत आने के बाद, वैसे आपने भी सोचा होगा नाजरीन कि इसहाक डार साहब की लीगी हुकूमत आने के बाद उनकी कमर की सारी दर्दें कैसे गायब हो गई, फौरी तौर पे गायब हो गई। बड़े कमाल के लोग नहीं है ये, मतलब क्या कमाल की जादुई हुकूमत है जो बाकायदा एक डॉक्टर का काम भी सारा जानती है। अब इसीलिए ये खबरें सामने आ रही हैं कि जी मईशत को तबाही के अंधेरे में धकेलने वाले इसहाक डार साहब एक बार फिर से मईशत की जो नैया है ना वो डुबोने वापस आ रहे हैं। अब इसहाक डार साहब के वापस आने और मिफ्ता साहब के रुखसत हो जाने की बात शहबाज गिल साहब कर रहे हैं। अब 2 महीने देखें कि 2 महीने में ही मिफ्ता साहब की छुट्टी की बातें होने लगी, 2 महीने में। अब यही हुकूमत, आपको याद होगा, ये लोग तहरीक इंसाफ को, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उनको वज़ीर ख़जाना तब्दील करने पर कितना तनकीद का निशाना बनाते थे, तमस्कुर का निशाना बनाते थे, मजाक उड़ाते थे। अब मैं सोच रही हूँ कि शायद इसी वजह से मिफ्ता साहब को बदलने की बातें हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने वज़ीर आज़म के बच्चों की सनतों पर टैक्स लगा दिया, जो बहुत बड़ा जुल्म है। मिफ्ता साहब, आप क्यों गरीब वज़ीर आज़म के गरीब बच्चों का नुकसान करना चाहते हैं? उनका इतना बड़ा नुकसान आप कर कैसे सकते हैं? और मिफ्ता साहब, आप ना निहाल हाशमी साहब से कुछ सीख लेते, जो कहते थे कि नवाज शरीफ और उनके बच्चों से हिसाब लेने वालों के ऊपर ज़मीन तंग कर देंगे। आप सीखे ना निहाल हाशमी साहब से। मैं मिफ्ता साहब को एक मशवरा देना चाहूँगी कि मिफ्ता साहब, आपको कोई हटाए इससे पहले आप खुद ही इज़्ज़त के साथ कुर्सी छोड़ दें। और ये बात हकीकत है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो भी एक नाअहल वज़ीर ख़जाना रहे हैं और वो दोबारा आएंगे तो मुल्क मज़ीद तबाह ही होगा। लेकिन आप तो कम अज़ कम मुल्क को मज़ीद तबाह ना करें, बल्कि इज़्ज़त से घर चले जाएँ, अपनी गोलियाँ टॉफ़ियाँ बेचने के कारोबार पर फोकस करें। ये काम आप अच्छा कर लेते हैं, यही करें, बजाय इसके कि कोई आपको रिप्लेस करे, पहले चले जाएँ। अच्छा, ये हुकूमत बार बार एक ही बात का रोना रो रही है कि जी मुल्क दिवालिया नहीं हो रहा बल्कि तरक्की की राह पर गामजन है। लेकिन जिस तरह से आपकी जो मुल्क दुश्मन ये जो मुआशी पॉलिसियाँ, ख़ासतौर पर मुआशी पॉलिसियाँ जो चल रही हैं, उस एतबार से खुदा ना ख्वास्ता ये भी हो जाएगा, खुदा ना ख्वास्ता। और लग रहा है कि ये हुकूमत एजेंडे के तहत मुल्क को तबाह करने आई है। अब आप हुकूमत के तबाही के कारनामे ज़रा चेक करें कि जैसे ही हुकूमत ने इंडस्ट्री में 10% टैक्स लगाया, उसके फ़ौरी असरात फौरी स्टॉक एक्सचेंज पर पड़ना शुरू हो गए। स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। ये लोग मुल्क को तबाही के दहाने पर लेकर जा रहे हैं। और मिफ्ता साहब अमीरों पर टैक्स लगाने की बात करके, शहबाज शरीफ साहब के बच्चों पर टैक्स आयद करने की बातें करके अवाम को बहलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अब 10% टैक्स की वजह से इंडस्ट्रियाँ बंद होने लग जाएंगी, लेकिन मईशत के ठेकेदार, मईशत के आइंस्टाइन तजर्बे करते चले जाएंगे, तजर्बे करते चले जाएंगे। और आप लोगों की तजर्बाकारी बर्बादी में बदल रही है। अब हुकूमत से IMF ने यह भी कहा होगा कि जी अपनी इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचाने के लिए टैक्स लगाओ, यानी सहूलियात सिफर, टैक्स सुपर। और ख़ासतौर पर मिफ्ता साहब जो मईशत पर बड़े तजर्बे कर रहे हैं, इस पर उनके जो अपने लोग हैं, आपको पता है, वो भी खुश नहीं हैं। आगे चलते हैं जी, आगे क्लिप होगा, ज़रा एक चलाइएगा। ख्वाजा आसिफ साहब का क्लिप ज़रा। ख्वाजा साहब की आपने बातें सुनी, ख्वाजा साहब को तो मैं जवाब देती हूँ। आपको पता है अयाज सादिक साहब ने कहा है कि जी मिफ्ता साहब को TV पर देखकर लोग घबरा जाते हैं,
अब जाहिर बात है वो अगर देखा जाए तो मीठे मीठे अल्फाज में मिफ्ता साहब की बैंड बजा रहे हैं, अयाज सादिक साहब, और मिफ्ता साहब को देख कर लोग घबराते हैं क्यों? जाहिर बात है जैसे मिफ्ता साहब का मुंह खुलता है तो महंगाई का भी उतना ही मुंह खुलना शुरू हो जाता है, लोग बेचारे घबरा जाते हैं। सही कह रहे होंगे अयाज सादिक साहब, मीठे मीठे अंदाज में सच बता रहे होंगे। अब ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं कि जी हालात अच्छे हो जाएंगे, खुशखबरी सुनाई जा रही है कि हालात अच्छे हो जाएंगे। आम अल्फाज में कहें कि आवाम को बेचारी को सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, खुशखबरियाँ सुनाई जा रही हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा, तो बहुत जल्द दूध शहद की नहरें बह जाएंगी, जिस तरह उसी तरह बह जाएंगी जिस तरह आप लोग आने से पहले कहते थे कि हम आएंगे तो ऐसे सही कर देंगे, इमरान खान जाएगा तो ऐसे सही कर देंगे, पीटीआई की हुकूमत घर जाएगी तो ये हो जाएगा। ये हो रहा है आपके सामने, क्या हो रहा है, क्या किया आपने? अब क्या कह रहे हैं जी हमारे लिए जो जाल बिछाए गए थे हम उनमें से निकल रहे हैं। अब मेरे हिसाब से ख्वाजा आसिफ को किसी ने शायद बहुत गलत गाइड किया है। आप लोग जाल में थे ही कब? आप लोग तो अवाम को महंगाई और लोड शेडिंग के जाल में फंसा रहे हैं। आप तो लोगों पे जाल डालते हैं, कभी टैक्सों के जाल अवाम पे डालते हैं बेचारी पे। आप लोगों को मईशत की दुरुस्त समत मिली थी, आप चाहते तो नेक नियति से इसको आगे लेकर चलते, लेकिन आप लोग तो मईशत का जनाजा निकालने के लिए इंडस्ट्री सेक्टर को तबाही के गड़े में धकेलने में मसरूफ़ हैं। अब खबर ये कि जी चीन ने पाकिस्तान को 2 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्जा दे दिया है। वज़ीर ख़जाना ने रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल होने की तस्दीक भी कर दी है और अब हुकूमत इस पर खुशी के शादियाने बजा रही है। ये खुश होने की बात नहीं है, शर्मिंदा होने का मकाम है। आप लोग इतनी बारियां ले चुके लेकिन मुल्क को कर्ज जैसे मरज से निकाल नहीं सके, बल्कि इस मरज को बढ़ावा देकर आप लोग खुश हो रहे हैं। ये कर्ज चीनी हुकूमत ने नहीं, चीनी बैंकों ने दिए है और इस कर्ज पर शक कितना है इसका राज भी जल्दी खुल जाएगा। लेकिन फिलहाल शौकत तरीन साहब और मुजम्मिल असलम साहब हुकूमत की नाअहलियों और नाकामियों के राज से पर्दा उठा रहे हैं। ज़रा चलाइएगा क्लिप। सुना आपने, शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि जी हुकूमत के लगाए जाने वाले सुपर टैक्स के असरात अभी से सामने आने लगे हैं और उनके बकौल, शौकत तरीन साहब के बकौल जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दी, कई गाड़ियों की कंपनीज़ ने प्रोडक्शन बंद कर दी और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाएंगी। अब नाज़रीन ये जगह टैक्स है और इस टैक्स को सनतकार कबूल करने को तैयार नहीं है और शौकत तरीन मुजम्मिल असलम भी इस हुकूमत को मज़ीद मोहलत देने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि जल्द से जल्द नए इलेक्शन नहीं हुए तो मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा और खुदा ना खास्ता हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि फ़ौरी इलेक्शन करवाए जाएं ताकि एक अवामी हुकूमत इक़्तिदार में आके अवाम के मसाइल को असल मायनों में समझ सके। अच्छा, असद उमर ने भी सुपर टैक्स को सनती शोबे पर बड़ा हमला करार दे दिया और असद उमर ने दलील से जवाब दिया है कि जी सिर्फ 3 महीनों के अंदर हमारे जो आधे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो उड़ गए। मुल्क का दिवालियापन मियाँ साहब की हुकूमत आने के बाद। अच्छा, MQM भी हुकूमत की अक्सरियत को दिवालिया कर देने की धमकी दे रही है, लेकिन ये धमकी खोखली है और लगता है कि ये सिर्फ अपने मुतालिबात मनवाने का एक सिग्नल है। एक क्लिप होगा, ज़रा टीम चलाइएगा। सुना आपने, MQM पहले ये धमकी लगाती है कि जी पिछली हुकूमत भी हमारी वजह से गिरी और ये हुकूमत भी हमारी वजह से गिर सकती है। यानी MQM ने सीधा हुकूमत को गिराने की सीधी धमकी दे डाली। लेकिन अब आमिर खान ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ खड़े होकर बड़े मुशावरत पर यकीन रख रहे हैं, लेकिन MQM का कोई भरोसा नहीं है। वो कभी भी हुकूमत से हाथ खींच कर ये पैगाम देकर कह सकती है कि जी अब हुकूमत का पहिया मजीद नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे शौकत तरीन साहब। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत ने सनतों को तबाह करने का ठेका ले लिया। हुकूमत ने सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगा दिया। गुर्बत ख़त्म करने के चक्कर में गरीब मुकाओ मुहिम का आगाज़। हुकूमत की माशी पॉलिसियाँ अवाम दुश्मनी पर मबनी हैं। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब। बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब वक्त देने के लिए। शौकत तरीन साहब, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की जानिब से आज जो बड़ी सनतें हैं उन पर 10% के हिसाब से सुपर टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है। हुकूमत के इस फैसले पर अब आप क्या कहेंगे? सनतें इससे कैसे मुतासिर होती दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए जी, पहली बात तो है कि इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें। हमने पिछले साल 1400 अरब रुपया का टैक्स, एडिशनल टैक्स इकट्ठा किया था और कोई टैक्स नहीं लगाया था। और उसके बीच में हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि ये 3 मिलियन जो टैक्स पेयर हैं ये काफ़ी नहीं है। तो हमने 43 मिलियन टैक्स पेयर का डेटा इकट्ठा करके उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के उसके ये भी कैलकुलेट कर लिया था कि इनकी कितनी इनकम है और इन्होंने कितना टैक्स देना है। और वो अप्रैल से हमने पोर्टल पे डाल के वो टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर देना था।
दूसरा हमने जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये रिटेलर जो है इससे हमने ज़्यादा टैक्स लेना था। इस वक्त 20 ट्रिलियन रुपए की जो है वो रिटेल सेल है और सिर्फ 4 ट्रिलियन जो है कैप्चर होता है हमारे FBR पे, 16 ट्रिलियन कैप्चर ही नहीं हो रहा। तो हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये जो है टैक्स जो है बेस बढ़ाना था और इन तक हमने पहुंचना था और पहुंच रहे थे। तीसरा हमने ट्रैक एंड ट्रेस के थ्रू 3 जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर हमने लगा दिया था ट्रैक एंड ट्रेस कि भाई इनकी जो प्रोडक्ट जाती हैं उनके ऊपर स्टैंप लगे हों ताकि ये फैक्टिशियस जो है वो भी ना हो और बाकी ये उस पर टैक्स भी हमें मिले। और वो हम 20 इंडस्ट्री पे लेके जा रहे थे। ये हमारा प्रोग्रेसिव तरीका था और इसमें हमने कोई और टैक्स नहीं लगाना था और हमने ब्रॉडन कर देना था। और जो हम ना 61 जो है जो 100 जो है उसमें अरब जो है हमने इकट्ठा किया 6100 बिलियन, वो हमने 8000 पे लेके चले जाना था इस साल में। इन्होंने सिर्फ 450 बिलियन के लिए इंडस्ट्री के ऊपर लगा दिया। इन्होंने जो लोग हैं जिनकी हायर इनकम है उस पर टैक्स लगा दिया। क्यों, ये आप पूछेंगी मेरे से क्यों? इसलिए कि ये जो है ना रिटेलर को टच करना चाहते हैं, ना ये चाहते हैं कि वो जो टैक्स बेस है बढ़े, बिकॉज ये इनके वोटर्स हैं। ये वोटर्स अपने बचत के लिए ये इन्होंने सारा कुछ किया और ये सत्यानाश करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इंडस्ट्री का। अगर भाई अगर आपको और टैक्स चाहिए तो आप जो हमारी पॉलिसी है उसको मैं माज़े के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ ना, आप कह रहे हैं क्यों? अच्छा, इसकी वजह एक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी बताई है। वो वजह वो ये बता रहे हैं कि इस इक़दाम से इकट्ठे होने वाले जो पैसे होंगे उसे मुल्क में गुर्बत के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि हम तो ज़्यादा कर देते। अगर आप तो सिर्फ 450 अरब रुपया 100 अरब रुपया कर रहे हैं, हमने तो पूरा 1 ट्रिलियन कर देना था। और तो 1 ट्रिलियन जो है उसमें गुर्बत नहीं कम होगी कि 450 में होगी और 1 ट्रिलियन में नहीं होगी। ये आप उसको इस तरह ना देखें। ये जो बातें करते हैं इसके पीछे पूरा ये कोई इतने बेवकूफ़ नहीं है। ये अपना आए हैं, एक तो 2-3 चीज़ें करने आए थे जो इन्होंने कर दी, जो इन्होंने नैब और वगैरह जो उसके कवानीन ख़त्म किए हैं, वो जो कवानीन और इलेक्टोरल रिफॉर्म ख़त्म किए हैं और नैब जी वो उन्होंने वो ये तीसरी चीज़ इकॉनमी में करने आए हैं। इनको पता था कि जब हम लोग इस तरह लेके जा रहे थे तो हमने रिटेलर के उसमें गले में भी हाथ डालना था। हमने वो 43 मिलियन लोग जो कि टैक्स नहीं दे रहे उनके गले में भी हाथ डालना था। और ये नहीं चाहते, ये पुराना पाकिस्तान चाहते हैं, ये मुकाव वाला पाकिस्तान चाहते हैं। ठीक है। और इससे जो आपने मेरे से सवाल पहले पूछा था कि किस तरह, नहीं आप मेरे मैं जवाब दे दूं। आपने मेरे से सवाल पूछा था किस तरह इफेक्ट होगा। जब इंडस्ट्री के ऊपर जो इतना टैक्स लग जाएगा, बैंकों पे इतना टैक्स लग जाएगा, तो इस वक्त वो बंद होना शुरू हो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जो ये चीज़ें जो इनकी कीमतें बढ़ेंगी तो ये जाके पास ऑन करेंगे, महंगाई और बढ़ेगी, पॉवर्टी और बढ़ेगी। ठीक है, महंगाई और बढ़ेगी, ठीक है, गुर्बत बढ़ेगी। अच्छा, वफाकी वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया है कि जी ये जो टैक्स है ये सिर्फ 1 टाइम यानी 1 माली साल के लिए लगाया गया और इसके ज़रिए जो साबिका 4 साल का रिकॉर्ड बजट खसारों को कम किया जाएगा। लेकिन क्या तरीन साहब ये इतना आसान है जितना आसानी से बताया जा रहा है, कहा जा रहा है? और छोटे ताजरों की अगर मैं बात करूँ वो किस तरह मुतासिर होंगे इससे? देखिए जी, ये तो एक तो ऐसी बातें करते हैं, मुंह के ऊपर झूठ बोलते हैं। अब खसारे, रिकॉर्ड खसारे, मैंने कई दफ़ा इनको बता चुका हूँ कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं। इनके अपने नंबर्स मेरे पास, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नंबर्स हैं कि उन्होंने कहा कि हमारा जो टैक्स का वो जो फिस्कल डेफिसिट इस दफ़ा था वो 6 कोई तकरीबन 5 या 6 होना था। इन्होंने वो 300-350 अरब रुपया जो मैं छोड़ के आया था, इन्होंने कहा हमें नज़र नहीं आ रहा, और उन्होंने उसी चीज़ को अगले साल के लिए इस्तेमाल तो कर दिया है, लेकिन मेरे ऊपर डाल दिया, चलें डाल दिया, फिर भी 7% बनता है खसारा जो है। ये 8.8 कह रहे हैं, 7% है इनके अपने नंबर्स में। और ये जब छोड़ के गए थे 18 में तो वो भी 7 नंबर था।
तो ये एक किस्म के ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और फिर कह रहे हैं कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट, हमने जो करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ा है इनके लिए वो 3.8 से 4% छोड़ा है। 18 में ये छोड़ के गए थे 5.8%। तो इनको कहें यार नंबर्स झूठ नहीं बोलते, आप PhD करके तो आ गए हैं बाहर से, आप कम से कम झूठ बोलना तो बंद कर दें। ठीक है, ठीक है, यानी आपके मुताबिक सिर्फ झूठ बोला जाता है, झूठ बोलते हैं आके ये, ठीक है। अच्छा तो इन सब पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है उसकी जानिब से 2 हफ्ते पहले पेश किए जाने वाले जो अगले माली साल का बजट है उसके लिए जो टैक्स का टारगेट है वो 7,000 अरब रुपए रखा गया था, जिसे अब बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की शराइत के तहत 7400 अरब किया जा रहा है। तो हुकूमत ये टारगेट पूरा करने के लिए क्या अवाम को ही कुर्बानी का बकरा बनाने जा रही है, जिस तरह और अवाम ही बेचारी इनको नज़र आती है, अब सारी कुर्बानियाँ अवाम ही देंगे, अवाम बड़ी परेशान है। देखिए जी, मैं तो आपको अभी इससे पहले बता चुका हूँ 7,470 बिलियन की बात जो कर रहे हैं, ये तो हमने 8,000 बिलियन कर देना था। अब इन्हें उस तरीके से नहीं जा रहे, ये अपनी जो वोटर है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये इंडस्ट्री पे लगा रहे हैं, इंडस्ट्री फिर जाके आम आदमी पे एक किस्म से महंगाई करेगी। तो ये बिल्कुल इनको आवाम का कोई ख्याल नहीं है। और फिर मैं बजट के ऊपर और जाना चाहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि हमारा खसारा जो है वो 3,850 होगा, हमारे लिहाज से वो खसारा 6,500 से ज़्यादा होगा, बिकॉज इन्होंने 2-3 चीज़ें जो डाली हुई हैं वो होंगी नहीं। पहली तो इन्होंने कहा जी जो प्रोविंशियल हमारा सरप्लस होगा 800 अरब रुपया हमें मिलेंगे प्रोविंस से, उन्होंने तो बजट बना दिए हैं, डिक्लेयर कर दिए हैं, उसमें 90 अरब सिर्फ उन्होंने टेबल पे रखा है, 710 अरब तो ये गैप आ गया। फिर इन्होंने कहा कि 11.5% इन्फ्लेशन होगी, आज भी SPI है ये 28.05% तो इस वक्त है इन्फ्लेशन। और आगे जिसको ये निर्ख बढ़ाएंगे अपना गैस के, बिजली के, और 750 अरब रुपए का PDL लगाएंगे तो वो तो 35 से 40% इन्फ्लेशन होगी, वो किधर से 11.5% होगी। तो वो फिर एक बहुत बड़ा झूठ है। तो अब होगा ये इसको ये बढ़ेगी, जो बैंक्स हैं वो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, बैंक्स रेट्स बढ़ा देंगे, उससे है इनकी कॉस्ट बढ़ेगी, 1 ट्रिलियन और आ जाएगा। तो 1.7 ट्रिलियन तो यही हो गया। बाकी सब्सिडी इन्होंने अंडर एस्टिमेट की है, 750 बिलियन का PDL जो है वो पूरी तरह का। तो ये 6,500 से 6,700 बिलियन का इनका फिस्कल डेफिसिट होगा। और ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्या इनको समझ आ रही कैसे जस्टिफाई करेंगे शौकत तरीन साहब, यानी इनको सब पता है? बिल्कुल, अभी इनको सब पता है कि अभी हमने ये बजट बना के दे देंगे, उसके बाद अभी 3 बजट तो इन्होंने इस महीने कर ही लिया ना। पहले मिनी आया, फिर एक जो प्रोविजनल बजट आया, अब ये तीसरा है। तो ये 1-2 महीने के बाद, ये 3 महीने के बाद फिर बढ़ा देंगे। फिर यानी शौकत तरीन साहब जब ये इलेक्शन के करीब जाने लगेंगे तो ये फिर रिलीफ पैकेजेस अनाउंस करना शुरू कर देंगे वोट लेने के लिए इलेक्शन के करीब जाके, ताकि आवाम को रिलीफ पैकेज देकर उनका दिल जीता जा सके। जी मैं तो ये कह रहा हूँ, ऑलरेडी ये जो चीज़ें कर रहे हैं ये वोटर्स के लिए कर रहे हैं, अपने इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, ये इकॉनमी और गरीब आदमी के लिए नहीं कर रहे। लेकिन जी मैं अगर तो इनकी जगह होता तो मैं रूस से तेल लाता, मैं जाके टारगेटेड सब्सिडी करता, मैं ये कोशिश करता कि मैं ये जो डिविडेंड्स वगैरह हैं वो इस्तेमाल करता लोगों के लिए, ये सहूलत पैदा करने के लिए। मैं ये जो है आपका जो इन्फ्लेशन है आदमी के लिए मैं कम करने की कोशिश करता। और इनका तो काम ये नहीं है, ये तो ये कह रहे हैं कि जो आता जा रहा है उसके ऊपर चढ़ाते हैं। अभी आज की डेट के बीच में बाइडेन ने कहा है कि मैं टैक्सेस कम करूंगा लोगों पे ताकि बोझ कम हो। अमेरिका जैसा अमीर मुल्क टैक्स कम कर रहा है, फ्रांस ने टैक्स कम किए हैं, यूरोप में टैक्स कम हो रहे हैं लोगों को रिलीफ के लिए, ये बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है शौकत तरीन साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद शौकत तरीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाजरीन, शौकत तरीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शौकत तरीन साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अच्छा तरीन साहब, एक और सवाल, ये जो अमीर तबके पर टैक्स के जी खुश आइंद है जी, लेकिन ये जो पैसा है ये भी सारिफ से वसूल होगा ना? बिल्कुल। और ये अच्छा देखिए, पहले तो जो छोटी सनतें हैं
ये तो टैक्स बड़े वालों की ये बात करें टेक्सटाइल, लेकिन टेक्सटाइल के बीच में भी तो देखें ना कि छोटी सनतें भी हैं और बड़ी भी हैं। जो छोटी सनतें हैं, इन 13 जो इंडस्ट्रीज़ हैं, एरियाज़ हैं, उनमें जो छोटी सनतें वगैरह वो तो पीछे गए ना, उनके ऊपर ये टैक्स लगेंगे। और उसके बाद वो एक तरफ से उनको इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट ऑफ जो बोरिंग बढ़ जाएगी, दूसरी तरफ टैक्स बढ़ गया, डबल वैमी। तो आप देखेंगे ये जो हमारी 6% की ग्रोथ थी, पहले पिछले साल जो 5.74 थी, दूसरे साल में 6% थी, आप देखेंगे ये 2% से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, जहाँ ये जो कमज़ोर माशी हालात हैं, इसमें हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा कर चुकी है, एक बार नहीं बहुत बार, और आने वाले दिनों में भी बिजली और गैस की कीमतों में भी जो इजाफा है वो एक्सपेक्टेड है, मुतवक्की है। तो शौकत तरीन साहब, ऐसे में जो सुपर टैक्स का फैसला हुकूमत की जानिब से किया गया, जिसके हवाले से आपने काफ़ी डिटेल में नाज़रीन को बताया भी, तो ये माशी मैदान में अगर देखा जाए एक लिहाज से, तो इनकी एक बुरे तरीके से नाकामी को भी जाहिर करता है। अब चाहे ये उसको कुछ भी कह दें, लेकिन ये अंदर से एक नाकामी है जिसका एतराफ़ ये खुद नहीं करेंगे, और ऐसे फैसलों का फिर मलबा ये सारा तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर डाल देते हैं, खुद को बरीउज़ुमा कर देते हैं। ये इनकी बहादुरी है। चलें फिर ऑन करें कि हाँ ये हमारे डिसीजंस हैं, हमारे फैसले हैं, अपने फैसले मुश्किल करेंगे तो मुश्किल फैसले हैं और दिल पे पत्थर रख के किए जा रहे हैं, और फिर जो बचा कुचा मलबा होता है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर डाल देते हैं कि जी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये करके चलेगी, वो करके चलेगी। देखें जी, पहली बात तो ये है कि ऑलरेडी इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश किया, जिसमें हमारी जो कारकर्दगी थी वो सारों के सामने आ गई है। ये इतने भोले नहीं हैं, वो बेहतरीन थी। ये इसलिए कर रहे हैं कि अभी ये मलबा डालने की कोशिश हमारे पे करके अपनी जो वोटर्स को बचा रहे हैं। इनका बहुत बड़ा वोटर बेस है, ये जो रिटेलर है इनका बहुत बड़ा वोटर बेस है, जो जिसमें हम टैक्स लेने जा रहे थे, हम 43 मिलियन लोगों के ऊपर जा रहे थे। ये उसको प्रोटेक्ट करके ये थोड़े दिनों के बाद रफू चक्कर हो जाएंगे और ये कहेंगे यार ये तो पीटीआई की वजह से हुआ था। तो ये हर वो चीज़ कर रहे हैं जिसको अपने आप को इन्होंने वो जो 2 रेगुलेशन बना दिए, इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स को इन्होंने बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क कर दिया, और अब आगे इन्होंने अपने जो वोटर बेस है उसको ये इन्होंने प्रोटेक्शन दी है। कभी इन्होंने बताया इसके बीच में ये इंडस्ट्रीज़ पे तो लगा दिया है, कुछ बात की है इन्होंने उसके ऊपर एग्रीकल्चर टैक्स पे कि एग्रीकल्चर वाले टैक्स नहीं देते वो उसे हम लेंगे? कोई बात की है इसने कि जनाब हम जो हमारे जो कई जो हमारे जो है इसके ऊपर रियल एस्टेट के ऊपर जो है ये उस पर हम जो कैपिटल गेन टैक्स है वो हमें लेना चाहिए? नहीं करेंगे, बिकॉज ये सारे इनकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठीक है। अच्छा शौकत साहब, ये जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो हुकूमत के आने से जो सनतकार हैं ख़ास तौर पे या ताजिर हैं, वो बड़े पुरुमीद थे। उनको उम्मीद हो रही थी कि जी हालात जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन ये जब से मौजूदा हुकूमत आई है, इनके खास तौर पे जो इकदाम हैं मुल्क को माशी तौर पे यकीनी तौर पे पीछे की जानिब धकेल रहे हैं। ये आके कुछ भी बता दें टीवी पे, कुछ भी बता दें, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो सामने हैं। अभी जो मुल्क की मजमूई पैदावार है और ख़ास तौर पर बरामदात, इसके अहदाफ पूरे करना तकरीबन मुश्किल नज़र आ रहा है, और बाकी सूरत हाल भी आपके सामने। तो आने वाले जो 4 महीने हैं, अगर यही सिलसिला जारी रहता है तो फिर इसके क्या नताइज हो सकते हैं? कहाँ तक आप नताइज देखते हैं इसके? नताइज बहुत बुरे होंगे। देखें जी 2021 जो इसका जो जून तक के जो नंबर्स आए थे उसमें स्टॉक मार्केट में की जो कंपनियां थीं उन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट दिखाया था। 929 अरब रुपए का, जो इनके वक्त में हाईएस्ट था 2018 में वो था 585, और 932 इस साल में जो ये 22 जो गुजर रहा है एस्टिमेटेड था कि ये कोई 1100 अरब रुपए के प्रॉफिट होंगे। तो सारे जो थे वो पैसे भी बना रहे थे और लोगों में वो बांट भी रहे थे। इनकी वजह से जब ये इन्होंने किया है, ये टैक्सेस लगाए हैं, आपने देखा स्टॉक मार्केट 5000 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुकी है इन चंद हफ्तों में। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि इंडस्ट्री जो है वो खुश नहीं है, और इसके जो ज़ाहिर है इस इंडस्ट्री से ही तो एक्सपोर्ट्स होती हैं ना, तो एक्सपोर्ट्स भी कम होना शुरू हो जाएंगी। और इसका मतलब है आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कोई कम होने वाला नहीं है, क्योंकि सुपर साइकिल अभी भी खड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल के बीच में अगले 4 महीने और उससे आगे अगर ये लोग रह गए तो और मुश्किलात होंगी। मतलब इन्फ्लेशन तो होगी होगी, गरीब आदमी तो मरेगा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी और उसके बाद आपकी इकॉनमी भी टैंक करेगी।
अच्छा तरीन साहब, आपने कहा 4 महीने अगर ये रह जाते हैं तो वो तो 14 महीने रहने के लिए तैयार हैं, वो तो कहते हैं 14 महीने तक हम रहेंगे। बहरहाल अगर इलेक्शन इस साल हो जाते हैं तो शायद बेहतरी की तरफ सिचुएशन जाए। अच्छा डॉलर क्या मजीद ऊपर जाएगा आने वाले दिनों में, कहाँ तक देखते हैं आप इसे, और स्टॉक मार्केट की क्या सूरत हाल मुतवक्के है? देखिए स्टॉक मार्केट तो आज काफ़ी गिरी है। अब डॉलर ये है कि चंद ये डॉलर्स वगैरह चाइना से आ जाएंगे, इससे अपना IMF से कुछ आ जाएंगे, तो जिस तरह कल 4 रुपये 70 पैसे जो था वो अप्रिशिएट हुआ था, वो अभी भी होगा। लेकिन आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें इसको कि इस वक्त डॉलर की जो असल कीमत है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट से, वो 182 185 के बीच में रहना चाहिए उसको। वो 200 और इस वक्त भी 208 रुपये के 9 रुपये पे है, तो उसको तो 185 पे आएगा तो नॉर्मल होगा। वो तो मुझे नहीं दिख रहा कि वो आएगा। और ये जब पैसे आएंगे और इनकी इस किस्म की जो पॉलिसीज़ हैं उससे कितनी देर तक ये रिज़र्व ऊपर रहेंगे, तो मैं देख रहा हूँ कि रुपया प्रेशर में रहेगा, रिज़र्व जो हैं वो कोई ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, और ये हम पाकिस्तान जो है और उसकी जो बिज़नेसेस हैं उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात होती जाएंगी। ठीक है शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, होंगे इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।